शतरंज में जो राजा रहता है वो अपने लिए प्यादे से लेके वजीर तक को मरवा देता है खुद के लिए। तो जो माफिया तंत्र की कमर तोड़ी थी, वो माफिया कहीं ना कहीं पैसा लगाता है। ये आपसी मतभेद वाली बात नहीं थी। एक माफिया तंत्र जिसके खिलाफ हमारी सरकार ने काम किया था, एक माफिया के खिलाफ अभियान चलाया था। और उस माफिया में आप देखेंगे, रेत माफिया पहले 200 करोड़ रुपए सरकार को देता था। मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी खूबी है कि युवाओं का प्रदेश है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सड़क का लड़का था जिसे सदन के अंदर पहुंचाया। अगर किसी नेता से किसी को सवाल पूछने में डर लगता है तो ये लोकतंत्र को हम खत्म करने की। आपने देखा होगा कि दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन ने सरकार को दबाने का काम करा, उनको ठीक करने का काम करा। सरकार हठधर्मी थी, पर जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन करा, जिस तरीके से महात्मा गांधी के विचारों के साथ उन्होंने करा, कहीं ना कहीं इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की बहुत बड़ी जीत है। नमस्कार, द लोकनीति में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त आज हमारे साथ विशेष चर्चा में मौजूद है मध्य प्रदेश के कालापीपल से विधायक कुणाल चौधरी, जिनसे ये मध्य प्रदेश के युवा चेहरा हैं, बहुचर्चित चेहरा हैं। युवाओं के युवा इनसे लगातार मध्य प्रदेश के जो युवा है, लगातार जो विधायक कुणाल चौधरी हैं, उनसे यह उम्मीद करती रहती है कि आगामी जो दिन है, आगामी जो समय है, जब तक ये विपक्षी दल के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, लगातार युवा इनसे यह उम्मीद करती रहती है कि विधायक कुणाल चौधरी के प्रतिनिधि में आगामी समय में मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो बदलेगी। तो सबसे पहले विधायक कुणाल चौधरी जी, आपका द लोकनीति में बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि मैं आपको क्या बुलाऊं, विधायक कुणाल चौधरी बुलाऊं, कुणाल जी बुलाऊं, या जैसे आपको जो कालापीपल की जनता है, मैंने जितना सुना है वो कुणाल भैया बुलाती है, मैं आपको क्या बुलाऊं? बिल्कुल, कुणाल भैया के नाम से आप बुला सकते हैं। ठीक है, तो अब पूरे इंटरव्यू में मैं विधायक जी को कुणाल भैया के नाम से बुलाऊंगी। तो सर, सबसे पहले जब आप 2018 में चुने गए, विधानसभा के आप सदस्य चुने गए, जो भी इंदर सिंह परमार आपके पूर्व में वहां से विधायक, तो जब आपने कालापीपल की जनता, जो जनता है, उन्होंने जब आपको पसंद किया, आपको वहां के लिए चुना, तो सबसे पहले आपको क्या महसूस हुआ? आप युवा चेहरा हैं। देखिए, मुझे जितना साथ और समर्थन लोगों का मिला, और मैं सोचता हूं कि जितना बेहतर तरीके से उन्होंने एक साथ दिया, क्योंकि मैं एक सड़क पर संघर्ष करने वाला एक नौजवान था जो लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ने का काम करता था, मिलने का काम करता था, और उस सड़क के संघर्ष को सदन में पहुंचाने को का जो काम किया वो कालापीपल की जनता ने किया। और उन्होंने मुझे जिस तरीके से, जिस भरोसे के ऊपर चुना, मैं कोशिश करता हूँ उस भरोसे के लिए काम करूँ और लगातार जनता के बीच में रहता हूँ और कोशिश करता हूँ उनकी उसको पूरा करने का काम करूं। सर, जब आप सबसे पहले आप जब विधायक चुने गए, पहले तो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा कि क्योंकि पहली बार आप विधायक चुने गए थे, आपका जो करियर है वो पूरा इंजीनियरिंग का था, जैसे कि हमें पता है आपने BE कर रखा है, तो पहले तो बहुत अच्छा लगा होगा, पर आगामी जो समय रहा होगा वो काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। तो एक हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वो कैसी चुनौतियां थी, आप युवा हैं, काफी संघर्ष करना पड़ा होगा आपको। देखिए, एक विधायक अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, और जनता जब आपके प्रतिनिधि, क्योंकि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का अपना जो प्रदेश है, गणराज्य है, इसमें जनता अपने गण को चुनती है और उसके माध्यम से कोशिश करती है कि जनता की चीजों को सॉल्यूशन के साथ, और जब आपको ये चुनती है तो मतलब एक जवाबदेही भी होती है और एक जवाबदारी भी देती है, और एक बड़ी जवाबदारी आपके ऊपर होती है, और उस जवाबदारी को पूरा करने की कोशिश हम करते भी हैं, और कोशिश भी करते हैं कैसे जल्दी से जल्दी हम इन जवाबदारियों को पूरा करने का काम करें। और लगातार मैं एक कोशिश में रहता हूं कि जो उनकी जवाबदेही उन्होंने दी है, कि जो किसानों की बात है, जो नौजवानों की बात है, जो गरीबों की बात है, उसको सदन के अंदर भी उठाऊं, सड़क पे भी उठाऊं, और जो अधिकारियों से जो समस्या वहां लोकल स्तर पे सॉल्व हो सकती है उसको भी करने का काम करूं। बिल्कुल चुनौतियां रहती है, क्योंकि आपसे उम्मीदें बहुत रहती है, पर उम्मीदें इसलिए भी रहती है क्योंकि आपको चुना भी, उस 2.5 लाख से ज्यादा वोटरों ने अगर आपको चुना है तो कहीं ना कहीं उन्होंने उम्मीद लगा के चुना होगा। तो इस उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए कोशिश करता हूं, और कहीं ना कहीं कोशिश करता हूं कि उनकी चुनौतियों को पूरा करूं, और उस पे खरा उतरने की कोशिश मैं करता हूं। जी कुणाल भैया, तो और अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका क्या पारिवारिक ऐसा राजनीतिक था जिसकी वजह से आपका राजनीति में इतना दिलचस्प कैसे हुआ, कैसे लगा कि आप मेरे पारिवारिक तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पिताजी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब पे थे,
और इसके बाद फिर मेरे परिवार में सब पढ़े लिखे, मेरे छोटा ब्रदर भी IPS है, इंजीनियर है, और सब परिवार में इस तरह की ही रीति नीति और पॉलिटिकल रूप से कहीं कोई इस तरह की परिस्थिति आ रही, पर योग सहयोग बनते गए। कॉलेज के इस जमाने में मैं कहीं ना कहीं संघर्ष करा करता था, उस जमाने के अंदर लगातार लड़ाई करता था और लोगों के हक और अधिकार के। और जब राहुल गांधी जी इस देश के अंदर उन्होंने एक नारा दिया कि नेता बनो और नेता चुनो, जब उस नीति के साथ हमने काम करना शुरू किया, तब जाके कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अपने को भी इसके अंदर उतरना चाहिए, इसमें उतर के कहीं ना कहीं अपना काम करना चाहिए और लोगों के प्रति जो दायित्व और जो जवाबदेही हो सकती है उसको पूरा यहाँ से करा जा सकता है। तो एक संघर्ष करता गया, राहुल गांधी जी ने जो बताई उस बात को करता गया और कहीं ना कहीं आज जाके उस सड़क के संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने और कहीं सबसे ज्यादा काला पीपल की जनता ने सदन के अंदर पहुंचा। मध्य प्रदेश की जो जनता है, जो खास तौर पे जो युवा है, वो आपको अपना आइडियल मानते हैं। आपको भी ये बात पता होगी कि वो आपको अपना आइडियल मानते हैं और लगातार जो भी राजनीति में जो उतरना चाहते हैं, खासतौर पे मैं जिस विश्वविद्यालय से मैंने जिसमें पढ़ाई की, वहां पे तो बहुत चर्चे रहते हैं आपके खास तौर पर, क्योंकि युवा नेता और सबसे संघर्षशील नेता जो भी बड़े बड़े मध्य प्रदेश में जो प्रोटेस्ट होते हैं, राजधानी में अक्सर कर प्रोटेस्ट होते हैं, तो वो लोग आपसे सीखते हैं, जानना चाहते हैं। तो वो आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ होता है राजनीति, क्योंकि बैकग्राउंड तो चीजें आप ही लोग बता सकते हैं। देखिए, आइडियल की बात नहीं, मुझे मेरी सबसे दोस्ती और मुझे अच्छा लगता है नौजवानों के बीच में रहना और उनके लिए संघर्ष करना। तो उनसे मैं कहूंगा कि अपने अधिकार के लिए काम करो, लड़ो। जब लड़ोगे आपको संघर्ष भी होगा, कहीं समस्याएं भी आएगी, डराएंगे भी सही, केस भी लगाएंगे, हर परिस्थितियों। मेरे पे कई केसेस लगाए, कई दिनों तक मुझे जेल के अंदर रखा। जब मैंने व्यापम के ऊपर बात उठाई तो हर तरीके से डंडे, लाठी, आंसू गैस, पानी, बौछारे सब झेला। कई बार जेल भी जाने का मौका मिला, कई दिनों तक जेल में भी रहे, भूख हड़तालें भी करी, पद यात्राएं भी करी, साइकिल यात्रा भी करा। हर तरह के संघर्ष से निकल के यहाँ पे पहुंचे। तो संघर्ष करोगे तो जनता आपको रिकॉग्नाइज भी करेगी और ये तो आपको अपने अधिकार, क्योंकि कहा भी गया है कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी उस दिन ये संसद और विधानसभा आवारा हो जाएगी। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत पहले लिख के चले गए और इसी का अनुसरण मैं करता हूं कि सड़कों पे आंदोलन करना लोकतांत्रिक मूल्यों का अधिकार है। हम आंदोलन करें, अपने अधिकार को रखें और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अपने अधिकार को रखेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन ने सरकार को दबाने का काम करा, उनको ठीक करने का काम करा। सरकार हठधर्मी थी, पर जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन करा, जिस तरीके से महात्मा गांधी के विचारों के साथ उन्होंने करा, कहीं ना कहीं इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की बहुत बड़ी जीत है। और आप काफी पढ़े लिखे हुए हैं, जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि आपने BE MA कर रखा है। तो आप जब आप सदन में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अक्सर कर जो नेता हैं उनके विवादित बयान सामने आते रहते हैं। हालांकि अभी तक हमने आपके विवादित बयान नहीं सुने हैं, वो बात और है, लेकिन अक्सर कर विवादित बयान सामने आते रहते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि नेताओं को गुड कम्युनिकेशन स्किल के लिए स्पेशल जो क्लासेस, क्योंकि अभी जो सरकार ने ये भी किया है कि विधायकों के लिए क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, अलग से क्लासेस लगाने के लिए विश्वविद्यालय तक निर्धारित किए हैं, लेकिन विधायक ये बात कहते हैं कि उन्हें जरूरत नहीं है, उनके पास जितनी शिक्षा दीक्षा है। लेकिन अक्सर कर ऐसा होता है कि विवादित बयान सामने आते हैं, शब्दों की सीमा निर्धारित नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए? शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए और जितना अच्छा शब्दों का चयन होगा उतनी बेहतर तरीके से आप अपनी बात रख पाएंगे। और लोकतंत्र में का मतलब ये है कि आप संयमित शब्दों में सही तरीके से हर तरह के शब्दों का चयन आप कर सकते हैं कि जिसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं बेहतर रूप से किसी भी चीज को रखने का काम कर सकते हैं। कई बार होता है, क्योंकि देखिए जब विधायक चुन के आता है तो हर परिस्थितियों से आता है, आप उन परिस्थितियों को भी समझे कि कोई व्यक्ति सड़क का संघर्ष करता रहता है, कोई व्यक्ति उस जनता के बीच में घूमता रहता है और जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो सिर्फ प्रतिनिधि बहुत पढ़े लिखे ही आएंगे, बहुत उसके थॉरो इंटेलिजेंट आएंगे, वो बात नहीं। हर तरीके का इस परिस्थिति, इस प्रदेश को आप समझें या देश को जब आप समझेंगे तो इसमें आदिवासी अंचल के लोग भी हैं, उस अनुसूचित जाति के भी, अनुसूचित जनजाति के लोग भी, अलग अलग वर्गों का ये एक समूह है जो मिलकर बनता है। तो कई बार शब्दों का चयन ऊपर नीचे होता है, तो अच्छा है कि जितनी बेहतर हम सीखने की कोशिश करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं, कहीं मैं भी किसी तरीके से कि सीख के नहीं आया हूं, सीखता रहता हूं, रोज सीखने की कोशिश करता हूं कि अच्छी चीजें सीखूं, उसके माध्यम से अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश करता हूं। मेरा खास सवाल यही है कि क्या क्लासेस की जरूरत है अभी भी नेताओं को? क्योंकि अब देखिए, मैंने आपसे ये वाला सवाल इसीलिए किया क्योंकि आप काफी पढ़े लिखे, और मैंने किसी और से पूछ लिया, बाकी तो मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, नाम से हर कोई बचता है कि मैं
किसी ऐसे नेता से पूछ दो तो उल्टा मेरे ऊपर ही भड़क पड़े और बोले क्या भड़कने की बात नहीं। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में राजनेता को संयमित होना चाहिए। हमेशा लोगों का अधिकार है कि हमसे सवाल पूछने में डरे नहीं। अगर किसी नेता से किसी को सवाल पूछने में डर लगता है तो ये लोकतंत्र को हम खत्म करने की हो। सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि आपने एक जनप्रतिनिधि चुना है, तो जनप्रतिनिधियों से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? विपक्ष के हम विधायक हम सत्ता से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? पर आज उल्टा होता जा रहा है। लोग जनप्रतिनिधि नीचे लोगों को डराते जा रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग विपक्ष की आप सवाल पूछना बंद कर दो। तो जिन परिस्थितियों के साथ चीजें चल रही, क्लासेस की बात है कि किन परिस्थितियों से कैसे, और रोज विधायक सीखते हैं। हर चीजों को सीखने की हम कोशिश करते हैं और बिल्कुल अच्छे शब्दों का चयन जितना अच्छा होगा उतना बेहतर होगा। सब इसके ऊपर अपना निर्णय ले सकते हैं और मुझे लगता है कि मैं तो रोज कोशिश करता हूं कि कैसे चयन ठीक करे। कुछ गलतियां हो, भले ही उसे बाहर मानो या मत मानो, अपनी जगह पर उसमें सुधार करो। कि गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, जीवन का सिद्धांत है, पर गलतियों को जन्म सिद्ध अधिकार समझना वो बड़ी मूर्खता है। आप गलतियां करो पर मूर्खता मत करो, उसको सुधार करो। लगता है कि आपने कुछ गलत कहा, उसे आत्मावलोकन करो, उसके बाद सुधार करो, कहीं ना कहीं आगे कोशिश करो कि उसके अंदर सुधार हो, बेहतर रूप से आगे आप चीजों को रख पाए। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप 2018 में चुने गए, काला पीपल की जनता ने आपको चुना, फिर जब आप विधानसभा में बैठे पहली बार, जो भी सत्र रहा होगा उस वक्त का, तो आपने क्या कुछ महसूस किया? क्योंकि जो सेशंस होते हैं अक्सर कर ऐसा होता है कि हो हंगामे के बीच सेशंस स्थगित होते रहते हैं, जरूरत की चीजें छूट जाती हैं, कई बार ऐसा होता है। तो आपने क्या महसूस सही में अभी देख रहा हूँ कि लगातार जिस प्रकार की स्थितियां है, जिस सड़क के संघर्ष को मैं सदन में उठाना चाहता हूँ, सदन लग नहीं रहा है जिस तरीके से लगना चाहिए। सदन में चर्चा होना चाहिए, कानून बने तो चर्चा होना चाहिए, हर चीज पे चर्चा हो के जब बनेंगे, हर अलग अलग लोग अपने विचार रखेंगे और उसी सामूहिकता के साथ बनेंगे तो बेहतर चीजों का चयन होगा। पर अभी जिस तरह की सरकार का मूड है, मुझे नहीं लगता कि वो बड़े सत्र चलाना चाहती है या चर्चा करना चाहती है, क्योंकि बचना चाहते हैं कि कैसे हम अपनी जवाबदेही से बचे। क्योंकि सत्ता का काम है कि कुछ करे और विपक्ष का काम है कि सत्ता अगर नहीं करे तो उसके पीछे डंडा लेके दौड़ने का काम करें। वो करने का काम करते हैं और कैसे बेहतर रूप से इस बात को करें, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। पर अभी दुर्भाग्य की बात है कि हम भविष्य के निर्माण के लिए जिन चीजों पर नीति निर्धारण होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे। सर, लाखों जनता है आपसे उम्मीद लगातार लगा के रखते हैं, और इतनी काला पीपल की इतनी जनता है आपसे, उनकी उम्मीद लगातार बरकरार रहती है। पर आपका पारिवारिक भी जीवन है, आपका छोटा बच्चा है, तो कैसे आप वो सारी चीजें मैनेज करते हैं? देखिए, कहीं कुछ चीज पाने के लिए आपको कुछ संघर्ष करना पड़ता है और परिवार का बड़ा सपोर्ट जब तक नहीं हो तब तक आप राजनीति में बहुत ज्यादा हद तक आप कहीं ना कहीं सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हर परिस्थितियों में आपको रहना पड़ता है, दिन रात क्षेत्र में भी रहना पड़ता है, अलग सदन के अंदर भी अलग अलग लोगों की। और जब आप प्रदेश लेवल की भी राजनीति में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष था तो सबने मुझे जो साथ दिया, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, मैं सड़क का लड़का था जिसे सदन के अंदर पहुंचाया, तो उसमें कई लोगों ने अपने जीवन में, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष था, कईयों ने संघर्ष करा, कईयों ने जेल की यात्रा करी, कईयों ने प्रोग्राम करे, अलग अलग एक नेता बनता है तो उसके पीछे हजारों लाखों लोगों का सेक्रीफाइस होता है। तो जब सेक्रीफाइस होता है तो उनको उम्मीद भी होती है, तो जब उम्मीद होती है तो उसको पूरा करने के लिए आपको 24 घंटे देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार को भी उस सेक्रीफाइस के अंदर आना पड़ता है। ये सही बात है कि पारिवारिक रूप से जब मजबूती मिलती है तो कहीं ना कहीं आप बेहतर रूप से परफॉर्म कर पाते हैं। कुणाल भैया, एक पर्सनल सवाल है, आप बुरा नहीं माने तो, सुनैना जी कभी चिढ़ती नहीं है? ये तो हर घर की कहानी अलग अलग है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो नहीं चढ़ती राजनीति में, पर हर परिस्थितियों में हर घर में होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आगामी दिनों में जो भी सत्र चल रहे हैं, इस वक्त मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र, शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ बदलाव आने की जरूरत है? क्योंकि मध्य प्रदेश में खासतौर पे काफी बदलाव लाने की जरूरत है। जो युवा हैं लगातार परेशान हैं, एमपीपीएससी का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया। बिल्कुल स्पष्ट है, चीजें होना चाहिए। आज चयनित शिक्षक रोज परेशान है, एमपीपीएससी वाले परेशान है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशान है, मैं वहाँ पे आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, सब लोग दिन रात परेशान होकर अपने काम में लगे हुए हैं और दिन भर परेशान है कि कैसे हम उस काम को करें। पर आज जो सरकार का मोटिव है वो पूरा हो नहीं पा रहा है और सरकार से हम कहते हैं कि चयन करें, चर्चा करें और इनका निराकरण करें, क्योंकि जब तक हम निराकरण की ओर नहीं बढ़ेंगे कहीं ना कहीं दुर्भाग्य होगा कि हम कोशिश नहीं कर रहे। क्योंकि सदन का निर्माण इसीलिए हुआ है कि लोगों की समस्याओं का सब बैठ के निर्माण करें। लोकतंत्र का पक्ष और विपक्ष इसीलिए रहता है कि पक्ष क्या कर रहा है उसके ऊपर निगरानी करने के लिए विपक्ष है। पर अभी जो सदन के अंदर जिस प्रकार की चीजें चल रही, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा सत्र होगा। 2 दिन का और सत्र है जिन मूल मुद्दों पर चर्चा होना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के
लिए सबसे बड़ी खूबी है कि ये युवाओं का प्रदेश है, पर सबसे बड़ी चुनौती भी है कि इतने युवाओं को हम रोजगार कैसे दें, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करें, अच्छे रोजगार की व्यवस्था कैसे करें। किसानों का प्रदेश है, किसानों की मूलभूत आधारभूत व्यवस्था, सुविधाओं का व्यवस्था, तो इसके ऊपर जब तक काम नहीं होगा कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है। और ये दुर्भाग्य भी चल रहा है। मुझे लगता है सरकार को इस पर संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए। और जैसा कि हमें पता है आपका बायोडेटा हमने अच्छी तरीके से रीड किया, आप क्रिकेट प्रेमी थे काफी, तो ये आपका तो पर्सनल जीवन है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि जो जनता है वो भी चाहती है कि जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनके जो पर्सनल उनकी जो जीवन थी, जो भी पुराने जो उनका समय था किस तरह से गुजरा। तो मैं जानना चाहती हूँ, आप क्रिकेट प्रेमी थे और फिर आपने इंजीनियरिंग की, इसके साथ साथ में स्कूल का जो पूरा काल था वो सब कैसे बीता? बहुत अच्छे से मेरा स्कूल काल, मेरा केंद्रीय विद्यालय में मेरी एजुकेशन हुई। 8 तक की एजुकेशन मेरी सीहोर केंद्रीय विद्यालय में हुई, फिर 9 to 12 मेरी उज्जैन केवी में हुई। वहीं से फिर बीए मैंने उज्जैन। टॉपर थे या फिर एवरेज? मैं एवरेज, मैं टॉपर नहीं, मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था, मतलब फर्स्ट क्लास में था, पर एवरेज स्टूडेंट में था। टॉपर की श्रेणी में मैं नहीं आता था। पर इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग वहीं से करी। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज गेसू कहलाता था, बेसिकली वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था। फिर वहीं से एमई करी और साथ में फिर मुझे पढ़ाने का भी शौक था, तो मैं कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लेक्चर्स लेने जाता था, क्लासेस लेने जाता था, पॉलिटेक्निक में पढ़ाता था, कोचिंग्स पढ़ाता था, और उसके माध्यम से मुझे पढ़ाने का भी शौक था। तो मैं पढ़ाता था और पढ़ता भी था, दोनों काम साथ में करते करते। और फिर राजनीति में अपने अधिकारों के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का शौक था। तो धीरे धीरे सर, तो ये बचपन से ही पनपा ये राजनीति का शौक, या फिर आप बड़े हुए तो फिर? और ये दोस्तों का कैसे आपको सहयोग मिला राजनीति में, क्योंकि क्रिटिसिज्म के लिए बहुत सारे लोग हैं? नहीं, जो भी काम करता है उसको नेता के ही दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों का बड़ा योगदान होता है कि जब आप कुछ कर रहे हो तो आपको सीधे आपका नाम नेता है, नेता है, तो नेता वहीं से नेता छाप पड़ती जाती है। फिर आपको लगा कि बस अब तो मैं नेता हूं। ये तो परिस्थितियां बनती है। हाँ। और ईश्वर के कुछ योग सहयोग होते हैं। मैं बहुत बड़ा ईश्वरवादी व्यक्ति भी हूँ, बाबा महाकाल को बहुत मानता हूँ मैं। तो मैं, जो मुझे लगता है कि ये तो योग सहयोग, डेस्टिनी भी अपना कुछ काम करती है। आप प्रयास करें अच्छे मन से, क्योंकि डेस्टिनी में भी लिखा होगा कि मेहनत करोगे तो मिलेगा। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी और डेस्टिनी में जो लिखा होगा वो आपको मिलेगा। बेहतर तरीके से मेहनत करते जाए। कई बार लगता है कि चीजें खराब हो रही है, पर वो खराब नहीं होती, वो बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए आपके लिए बेहतर होती है। जब आगे जाके देखेंगे तो जो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत गलत हुआ था, वो भविष्य के अंदर आपको लगता है कि यार वो समय अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। तो परिस्थिति अपने आप बनती है, चीजें अपने आप बनती है, और डेस्टिनी अपना कुछ काम करती है। और उसके अंदर लिखा रहता है कि मेहनत करो, अच्छे मन से बेहतर तरीके से आप करेंगे तो हर जगह आपको सफलता मिलेगी। सर, आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ स्थिति होगी? और अगर सत्ता में कांग्रेस आती, क्योंकि कांग्रेस लगातार यह बड़े दावे कर रही है कि इस बार जो भी सरकार, जो सीट कुर्सी रहेगी वो कांग्रेस की रहेगी। अच्छा, तो एक और खास सवाल है आपसे, तो आगामी दिनों में क्या आप अपने आपको मंत्री बनते देखना चाहेंगे, या फिर वो भी आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मंत्रिमंडल में वो बांटने वाला बनूं, मंत्री पद बांटने वाला? मैंने आपको क्या बोला, ये डेस्टिनी तय करती है। कभी भी इस विचारों के साथ या लोगों उसके साथ दिमाग से मैं काम नहीं करता। अपना जो काम दिया है, हमेशा जब जिस जगह रहो उसमें बेहतर आप परफॉर्म करने की कोशिश करो, बेहतर परिस्थितियों के साथ योगदान देने की कोशिश करो। अपने आप ईश्वरवादी व्यक्ति, सब चीजें होती है, कहीं कोई उसमें गलत बात नहीं है, कहीं चीजें हो, पर अपने आप चीजें होती है। समय आने पे सारी चीजों पर अभी से मैं उस पर विचार करूं कि गाँव बसे नहीं और लुटेरे पहले आ जाए, तो वाली कहावत मैं उस चरितार्थ पे नहीं हूं। मैं तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किया 15 महीने की सरकार का, जो बेहतर काम था, जनता देख रही है कि अपने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, हर वर्ग के लिए जिस नए स्तर का मध्य प्रदेश बनाया था, उस मध्य प्रदेश की वापस चाहता है मध्य प्रदेश का नागरिक की कांग्रेस की सरकार आए और बेहतर भविष्य का निर्माण। तो कुणाल भैया, ऐसा क्यों होता है कि आपसी जो मतभेद है उसकी वजह से 15 महीने, 15 साल बाद सरकार आई, 15 महीने में? देखिए, ये आपसी मतभेद वाली बात नहीं थी। एक माफिया तंत्र जिसके खिलाफ हमारी सरकार ने काम किया था, एक माफिया के खिलाफ अभियान चलाया था। और उस माफिया में आप देखेंगे, रेत माफिया पहले 200 करोड़ रुपए सरकार को देता था और 2000 करोड़ की रेत निकालता था। कांग्रेस की सरकार आई तो वही 200 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर 1500 करोड़ होने गया है, वो भी 36 जिलों का। अगर पूरे 50-52 जिले हो जाते तो मुझे लगता है वो 2000 करोड़ पहुंच जाता। आपका खनन
खनन की बात हो, रेत माफिया की बात हो, आपने देखा होगा जिसे बीजेपी की सरकार आई, नकली शराब से रोज मौतें होने लग गई। आप देखेंगे कि खाद की कालाबाजारी शुरू हुई। कांग्रेस सरकार थी तो किसान खुशहाल था, उसको यूरिया डीएपी समय पे मिला करता था, जितना चाहिए सोसाइटी से ले आओ। बिजली, एक मोटर कनेक्शन लेता था, 6-6 मोटर चलाता था और किसान खुशहाल था, क्योंकि उसको बेहतर पानी की व्यवस्था होती थी, बेहतर खाद की व्यवस्था होती थी, बेहतर बीज की व्यवस्था होती थी। नकली दूध के हमने बंद कर दिए थे, शुद्ध का युद्ध चला। तो जो माफिया तंत्र की कमर तोड़ी थी, वो माफिया कहीं ना कहीं पैसा लगाता है, और उस माफिया ने पैसा लगा के अलग अलग तरीकों से कई विधायकों को फंसाया और किस तरह की चीजें करी, वो तो मतलब बड़ा लोकतंत्र के लिए कलंकित करने वाला है। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने उसको जो कलंक किया उसका जनता भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या कहें? देखिए, एक तथाकथित महाराज जिसने अपनी राजनीतिक मंशा के लिए, जैसे शतरंज रहता है ना, शतरंज का खेल देखा होगा आपने, खेलते नहीं खेलते? हाँ, तो शतरंज में जो राजा रहता है वो अपने लिए प्यादे से लेके वजीर तक को मरवा देता खुद के लिए, और सबको मारा जाता। तो यही काम ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक तथाकथित महाराज जो अपनी राजनीतिक स्वार्थ और कई उनके जमीनों के बड़े मामले, उन स्वार्थ के लिए, निस्वार्थ के लिए इस मध्य प्रदेश के किसान का 2 लाख का कर्जे को दाव पे लगा दिया, इस मध्य प्रदेश के नौजवान के रोजगार को दाव पे लगा दिया, इस मध्य प्रदेश के गरीब मजदूर, वो बेटियों के जिनका 51,000 रुपए शादी आज क्यों नहीं मिल पा रहे, वो पेंशन जो 300 की 600 गई थी, 1000 होने वाली थी, तो उन सारी चीजों को जो दाव पे लगाने का काम किया, तो जनता माकूल जवाब देगी। कहीं कोई परिस्थितियां, यहाँ ईश्वर भी है, लोग भी देख रहे हैं, जनता माकूल जवाब आ गया। तो आखिरी सवाल आपसे कि 2023 में अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को शीर्ष कुर्सी मिलती है तो क्या इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होगी? देखिए, हम किसानों पे हमारा जो वर्क चल रहा है उसको बेहतर करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। नौजवानों के लिए बेहतर भविष्य की संभावनाओं को तलाशेंगे, बेहतर निर्माण की संभावनाओं को, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश को एक नया मध्य प्रदेश दिखाएंगे जो माफिया मुक्त हो, जिसके अंदर क्राइम कम हो, और जो एक अलग तरीके का मध्य प्रदेश हो जिसमें खाद माफिया, खनन माफिया, रेत माफिया, इनकी कोई जगह नहीं हो, मध्य प्रदेश के आम नागरिकों की जगह होगी। तो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे काला पीपल से विधायक कुणाल चौधरी। कुणाल चौधरी मध्य प्रदेश का बहुचर्चित चेहरा है, युवा सबसे ज्यादा कुणाल चौधरी को, खासतौर पर अगर देखा जाए तो ये जो युवा वर्ग है खासतौर पर विधायक कुणाल चौधरी को बहुत ज्यादा ही पसंद करती है कुणाल भैया। और जब कुणाल चौधरी ने पहली बार 2018 में चुनाव जीता, काला पीपल की जनता ने इन्हें चुना, तो चारों तरफ कुणाल भैया के जय घोष के नारे लग रहे थे, कुणाल भैया के जयकारे लग रहे थे। अब आगामी दिनों में 2023 में एक बार मध्य प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो कुणाल चौधरी, विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है कि आगामी दिनों में जो भी, जब अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस शीर्ष कुर्सी संभालती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा युवाओं पर, और किसान, मध्य प्रदेश है किसानों का राज्य है, तो सबसे ज्यादा किसानों पर, युवाओं पर खासतौर पर फोकस किया जाएगा। आगामी दिनों में देखना होगा कि मध्य प्रदेश में 2023 में शीर्ष कुर्सी किसे मिलती है। हालांकि दावे तो दोनों ही पार्टी कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, पर आगामी दिनों में 2023 का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसी के साथ